गुड आफ्टरनून। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का, दैट इज सिंपल मशीन्स। ठीक है, तो सिंपल मशीन्स ये चैप्टर जो हम आपने डे टू डे लाइफ में आपने जितनी भी मशीनें अपने सामने आप देखते हैं उसी के बारे में, उसकी बेसिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक जो सबसे पहली चीज़ है, जो सिंपल मशीन की डेफिनेशन की बात करें डेफिनेशन की बात करें तो आप देखेंगे कि सिंपल डेफिनेशन जो इसकी होती है दैट इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस which reduces human effort। ठीक है, तो कोई भी मैकेनिकल डिवाइस जो ह्यूमन एफर्ट को कम करता हो, हमारे एफर्ट को कम करता हो, उसे हम मशीन कह सकते हैं। ठीक है, 3 इडियट्स मूवी में भी आपने ये चीज़ देखी होगी, उसमें भी टीचर वही क्वेश्चन पूछता है जो आमिर खान जवाब देता है। तो बहरहाल कि हमारे एफर्ट को रिड्यूस करे। ठीक है, मतलब हम बहुत कम फोर्स लगा के बहुत ज़्यादा वर्क अगर लेते हैं, दैट इज़ द यूजेबिलिटी ऑफ मशीन। मशीन हम इसीलिए डिज़ाइन करते हैं कि बहुत ही कम मेहनत से ज़्यादा काम हो सके। ठीक है, तो और इसकी और भी डेफिनेशंस होती हैं। ठीक है, और भी डेफिनेशंस आप लिख सकते हैं इसकी, जो टेक्निकल दैट इट इज़ a mechanical device by which we can lift or change direction or move a heavy or very heavy object with a little effort। ठीक है ना, तो ये भी एक तरीका है। बेसिकली जो हम सिंपल मशीन्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे, उसमें हम ज़्यादातर लिफ्टिंग के बारे में ही करेंगे, मूवमेंट भी देखेंगे। तो ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो जिसके यूज़ से हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करा सकते हैं, उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, उसको मूव करा सकते हैं। वो हैवी या बहुत ज़्यादा हैवी होगा और उसको ये कराने के लिए हमें बहुत छोटा सा, बहुत लिटिल एफर्ट, बहुत कम अपनी तरफ से इनपुट देना पड़ेगा। बात समझ में? तो ये सिंपल डेफिनेशन है, आप कुछ भी डेफिनेशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन ये भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ही लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये था सिंपल मशीन्स। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में सिंपल मशीन आपने अगर देखा होगा तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्क्रू जैक। स्क्रू जैक आप यूज करते हैं टू लिफ्ट ऑटोमोबाइल। कार वार में जब टायर चेंज करना होता है या कोई सर्विसिंग करनी होती है तो हम स्क्रू जैक लगा के कार को लिफ्ट करते हैं। ठीक है ना, तो स्क्रू जैक लगाते हैं। उसमें सिस्टम क्या होता है कि एक स्क्रू होता है जिसको हम रोटेट करते हैं, और स्क्रू का एक्शन आपको मैंने मूवमेंट और कपल में बताया था कि जब स्क्रू रोटेट होता है, जब आप पेचकस से कसते हैं तो स्क्रू जब एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो इनटू द पेपर स्क्रू अंदर जाएगा, जैसे स्क्रू एक्शन होता है। इसी एक्शन पे जब आप उसको स्क्रू को घुमाते हैं, स्क्रू घूमता है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, स्क्रू घूमता है और स्क्रू के घूमने के साथ साथ वो खुलता जाता है, ऊपर जाता है। ठीक है, और आप गियर मैकेनिज्म लगा के एक हैंडल से बहुत कम एफर्ट देते हैं। उसमें गियर मैकेनिज्म लगाते हैं, छोटा गियर और बड़े गियर को घुमाता है। छोटा गियर बहुत आसानी से घूमता जाएगा, आप वहाँ एफर्ट आपका बहुत लो हो गया। गियरिंग से उसने उसको
एम्पलीफाई किया, फोर्स एफर्ट को बढ़ा के उसने अप्लाई किया, तो बहुत हैवी लोड भी आप हल्का सा आप घुमाते रहते हैं, आप कभी स्क्रू जैक इस्तेमाल कीजिएगा, देखिएगा बहुत ही कम एफर्ट में ही पूरे का पूरा इवन ट्रक तक उठा देता है स्क्रू जैक। तो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हैंड पंप है, टू लिफ्ट वाटर, हैंड पंप, ये तो आपने देखा ही होगा। और भी बहुत कुछ है। तो मशीन, जैसे मूवी में भी आपने देखा कि वो एक चेन का एग्जांपल देके देता है कि फ्रॉम फैन टू चेन, हर चीज़ मशीन है, जो भी आपके काम को आसान करे वो मशीन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर। नेक्स्ट चीज़ जो है, देखिए इस चैप्टर में ज़्यादातर चीज़ें डेफिनेशन ही हैं, तो धीरे धीरे चलते चलते याद करते जाइएगा, ठीक है। प्रैक्टिकली समझ के याद कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। तो सेकेंड जो है वो है कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन्स, ठीक है। कंपाउंड मशीन्स क्या होती है? तो अब सिंपल सी चीज़ है कि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ many number of simple machines, ठीक है ना। देखिए डेफिनेशन इंग्लिश है, अंग्रेजी बनाने का तरीका, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी नंबर ऑफ सिंपल मशीन, या आप कहते हैं कि 2 और मोर देन 2 सिंपल मशीन्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड मशीन्स, ठीक है ना। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल मशीन्स को मिला के कंपाउंड मशीन बनाती है। या कंपाउंड मशीन क्या होती है? कई सारी सिंपल मशीन को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाएं, कई सारी सिंपल मशीन, एक छोटा सा, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, तो कई सारी सिंपल मशीन एक साथ जोड़ के अगर कोई मशीन बनाई जा रही है तो उसको हम कंपाउंड मशीन कहते हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है ना। इसका अच्छा एग्जांपल है आपका ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल क्या है भाई? बाइक, कार, देखते हैं आप, इसमें कई सारे गियर एक सिंपल मशीन, गियर मशीन लगी हुई है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए स्टीयरिंग मशीन लगी हुई है, व्हील्स लगी हुई हैं, टायर्स लगे हुए हैं, और ब्रेक्स लगे हुए हैं। ये सब क्या है? इसमें कई सारी मशीनें हैं, शॉकर लगा हुआ है, ठीक है, लाइटनिंग सिस्टम लगा हुआ है, ये सब मशीन्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारी मशीन्स मिलके एक बड़ी मशीन बनाते हैं जिसको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। ऐसे ही क्रेन होती है, क्रेन्स, है ना, बुलडोजर्स, ठीक है ना, कंपाउंड मशीन्स। तो ये बहुत ही ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स काम, कोई बड़ा काम करना हो, उन जगहों पे हम कंपाउंड मशीन्स बनाते हैं। जहाँ हमें बहुत ज़्यादा काम लेना होता है, बहुत मुश्किल काम लेना होता है, तो उन जगहों पे हम कंपाउंड मशीन्स का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ नहीं होता, कई सारी सिंपल मशीन्स को एक साथ जोड़ के एक नई मशीन बना दी जाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल आपको दिया ही। अब कंपाउंड मशीन का यूजेस क्या क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंपाउंड मशीन्स, ठीक है। तो पहली चीज तो है कि टू लिफ्ट और मूव वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेरी हैवी ऑब्जेक्ट्स, बहुत ज़्यादा भारी ऑब्जेक्ट को लेने के लिए हम कंपाउंड मशीन्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स। जैसे मान, तो अप्लाइड फोर्स, इसका सबसे एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो पुली सिस्टम में क्या होता है भाई? आप एक पुली लगा देते हैं, आपके पास यही तरीका है कि आप सिर्फ इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है, बल्कि आपको वेट लिफ्ट करना है इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही? तो आपने पुली कर दिया, आप इधर से फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं और डायरेक्शन अप्लाइड किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। यहाँ आपका वेट ये लिफ्ट हो जाएगा, तो डायरेक्शन आपने चेंज कर दी। और इस टाइप की मशीन, इसको कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और भी कई तरह की पुलीज होती हैं जहां आप एफर्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं, वो धीरे धीरे देखेंगे आगे हम, ठीक है। और क्या, और किस जगह यूज होता है कंपाउंड मशीन्स? हाँ,
ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टाइप ऑफ एनर्जी टू अदर। बात समझ में आ रही? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करने के लिए हम कंपाउंड मशीन यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे टरबाइन क्या करती है? हाइड्रो एनर्जी वाटर की जो एनर्जी होती है, फ्लो ऑफ वाटर की जो एनर्जी होती है, वाटर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो टरबाइन ही नहीं, जो पूरी टरबाइन के साथ जो उसमें कपलर लगा होगा, जनरेटर लगा होगा, वो पूरा जो हाइड्रो पावर प्लांट है वो भी एक तरह की मशीन है। तो वो पूरी मशीन क्या कर रही है? एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रही है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये एनर्जी का एक पावर है। पानी के अंदर एक जल की एक ताकत है, एक एनर्जी है उसके अंदर, उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? बिजली में। इलेक्ट्रिसिटी इज द हाई ग्रेड एनर्जी। ये कन्वर्ट करना, अब कहेंगे कि भाई क्यों कर रहे हैं हम, तो क्यों करने का रीजन होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हाई ग्रेड एनर्जी है। पानी की जो एनर्जी है वो आप सिंपली इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, और करने भी जाएंगे तो काफ़ी लॉसेस भी होते हैं इसमें। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपने बटन दबाया और एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट इमीडिएटली विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फैन का बटन दबाते हैं, जैसे ही आप दबाते हैं फैन ऑन हो जाता है। टाइम नहीं लगता कि बटन ऑन किया 2 मिनट बाद आपका पंखा चलना शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हाई ग्रेड एनर्जी है। बट हाइड्रो एनर्जी ये धीरे धीरे काम करता है, ठीक है ना, ये लो ग्रेड एनर्जी होता है। तो कंपाउंड मशीन्स हम यूज करते हैं हाई ग्रेड लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी सिस्टम में चेंज करने के लिए, ठीक है। और भी तरीका होता है, और कई बार हम कंपाउंड मशीन्स यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा फोर्स लग रहा है, किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में लग रहा है, उसको भी चेंज करने के लिए हम कभी यूज करते हैं टू ट्रांसफर द फोर्स और वर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एग्जाम्पल क्रैंकशाफ्ट, है ना। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है? क्रैंक पे शाफ्ट जो होती है, क्रैंक एक घूमता है गोल, और उधर शाफ्ट होता है जिसपे पिस्टन सिलेंडर मूव करता है, ठीक है ना। तो पिस्टन सिलेंडर में तो बर्निंग होती है और पिस्टन सिलेंडर उसकी वजह से ऊपर नीचे करता है। इस टू एंड फ्रो मोशन को सर्कुलर मोशन में क्रैंक शाफ्ट मशीन जो होती है ये चेंज करती है। जो इंजन काम करता है वो सिर्फ टू एंड फ्रो मोशन करता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशन मोशन होता है सिर्फ उसमें, ठीक है ना। फ्यूल बर्न होता है तो पिस्टन नीचे जाता है, और जब फ्यूल बर्न हो जाता है पूरा नीचे पिस्टन चला जाता है तो वापस आता है, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं और पिस्टन ऊपर। तो पिस्टन का काम सिलेंडर का सिर्फ ऊपर नीचे करना है, टू एंड फ्रो मोशन। बट इस मोशन को, क्योंकि हमें तो रोटेशनल मोशन चाहिए ना गाड़ी में, रोटेट कराए, तो क्रैंक शाफ्ट एक मशीन लगाते हैं जिससे वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन को, टू एंड फ्रो मोशन को चेंज कर देता है सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, और हमें हमारा व्हील घूम जाता है। तो ये क्रैंक शाफ्ट करता है टू ट्रांसफर द फोर्स और वर्क फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पिस्टन पे हमें मिल रहा था, हमने दूसरे पॉइंट पे हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। बात समझ में? तो ये सब कंपाउंड मशीन्स के डिफरेंट काम हैं, और ये बहुत बेहतरीन चीज़ है जो मशीन्स करती हैं, जिससे, और आप देख भी रहे हैं कि आज इन मशीन्स की वजह से आपकी लाइफ कितनी इजी हो गई है और कितने एडवांस हो गई है ना। डे टू डे, दिन प्रतिदिन ये इंक्रीमेंट होता चला जा रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कुछ डिफाइंड टर्म्स की, ठीक है, कुछ डिफाइंड टर्म्स जो बहुत ज़्यादा, जिस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। देखिए इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंपल मशीन्स। और जो ये टर्म्स हम पढ़ाने जा रहे हैं, सारा सवाल इन्हीं टर्म्स पे आता है, ठीक है ना। देखेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस।
डेफिनेशंस, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा टर्म कौन कौन से हैं, समझते चलिएगा बिल्कुल। जहाँ कोई दिक्कत हो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, उसको बाद में और बता दिया जाएगा अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो, ठीक है। वन बाय वन देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी इसमें आएगी वो होगी लोड, ठीक है। लोड, लोड क्या होता है, ठीक है। तो लोड इट इज द resistance offered, it is the resistance offered by the object, ठीक है ना। it is the resistance offered, ये लिख सकते हैं या हाँ, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जब आप उसमें कोई चेंज लाना चाहेंगे, ठीक है ना, तो क्या करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपने गाड़ी की बात की कि स्क्रू जैक से हम उसको उठाते हैं, तो गाड़ी वहाँ पे है। अब गाड़ी को अगर आप उठाने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी का वजन क्या है, गाड़ी का वजन रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना, गाड़ी अपने आप उसको जाने नहीं देगी ऊपर, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ऑफर होगा। उस रेजिस्टेंस को जब आप ओवरकम करेंगे तो आप उसको उठा पाएंगे, और वो रेजिस्टेंस कितना लगाएगा, अपने वेट के बराबर, ठीक है ना, उसी को लोड कहेंगे, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको रेजिस्टेंस ऑफर्ड इसलिए कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि लोड हमेशा वेट ही हो, ये ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो लोड है वो वेट के रिस्पेक्ट में हो। रेजिस्टेंस कई तरीके, रेजिस्टेंस इसलिए बोला कि ये सारी चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर लेगा। जैसे फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, और ये भी लोड में आएगा। फ्रिक्शन भी एक तरह का लोड क्रिएट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी, अगर कोई चीज़ बहुत भारी है तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। लोड सिर्फ और सिर्फ वेट को नहीं कहेंगे, इसीलिए मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड उसके वेट के कारण हो सकता है, जो ग्रेविटी के कारण होता है, दूसरा फ्रिक्शन के कारण हो सकता है, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। बट अभी फिलहाल आपके दिमाग के लिए सिर्फ आप उसको वेट और फ्रिक्शन ही दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, क्लियर। W से डिनोट किया जाता है, और लोड है यूनिट, आप इसको, ये एक फोर्स की तरह ही काम करेगा, तो यूनिट सेम एज फोर्स, ठीक है, दैट इज न्यूटन, ठीक। तो न्यूटन में आप इसका ले सकते हैं लोड W। बात समझ में आ गई, क्लियर। नेक्स्ट इज सेकेंड, लोड के बाद आता है एफर्ट, ठीक है, एफर्ट। तो एफर्ट क्या होता है, the quantity of force which we apply to overcome the resistance, है ना। जो भी बॉडी ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी, जो भी बॉडी का रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए जो क्वांटिटी ऑफ फोर्स हम लगाएंगे, वी अप्लाई, ध्यान रखिएगा, दैट इज नोन एज एफर्ट। जो हम अपनी तरफ से लगाते हैं उसको हम कहते हैं एफर्ट, क्लियर। इट इज डिनोटेड बाय P, क्लियर, कैपिटल P। यूनिट सेम एज फोर्स, दैट इज न्यूटन, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम जो लगाते हैं फोर्स, लोड जो रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए,
भाई कोई चीज का वजन है, उसे उठाना है तो उसके वजन से तो ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? वजन से तो ज्यादा ही फोर्स लगाना पड़ेगा हमें, तभी वो चीज लिफ्ट होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो सिंपल चीज जो बात होती है कि जो भी वेट है इससे ज्यादा ही हमें क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। वेट, अगर मान लीजिए कोई चीज है, ये डस्टर कहीं पड़ा हुआ है, अगर हमें इसे उठाना है तो ये जितना डस्टर का वेट है W, ये इसका लोड होगा, और इसमें अगर कोई फ्रिक्शन मान लीजिए लग रहा हो या इसको किसी पे मूव कराना है तो उसके वेट से ज़्यादा ही हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा नॉर्मली। बात समझ में आ रही है? बट ध्यान रखिए कि W इज ऑलवेज ग्रेटर देन P फॉर सिंपल मशीन्स। ये ध्यान रखने योग्य बात है, नोट करके रखिएगा। बात समझ में आ रही है? नॉर्मली देखिए, जो आपको काम करना है, ठीक है, आपको अगर काम करना है तो आप हमेशा वेट से ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है, नॉर्मली। बट जब आप मशीन का इस्तेमाल ही हम क्यों करते हैं? अपने एफर्ट को डिक्रीज करने के लिए। अगर एफर्ट डिक्रीज नहीं हो रहा है तो फायदा क्या मशीन का? बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मली तो हमें वेट से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा अगर हम नॉर्मली किसी चीज को उठाना चाह रहे हैं। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है, दिमाग में बिल्कुल आ रहा होगा, कोई इसमें शक या शुबा नहीं है। क्योंकि अगर वेट के बराबर एफर्ट लगाएंगे तब तो वो चीज़ हिलेगी ही नहीं, बस ये होगा कि जस्ट अब हिलने वाली है, और जैसे ही आप उस वेट से ज़्यादा लगाए वो चीज़ जिस डायरेक्शन में आप लगा रहे होंगे वो लिफ्ट होने लगेगी। बात समझ में आई? तो अब, और अगर आप मशीन का यूज़ करते हैं तो आपके इस एफर्ट को वो कम कर देता है, ठीक है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है 10 kg का, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसको अगर आप सिंपली यहां से उठाने की कोशिश करेंगे तो ये नीचे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, सॉरी 10 न्यूटन बोल रहा हूं, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अगर ग्रेविटी को 10 माने तो mg 100 न्यूटन नीचे लगा रहा है। तो आपको इसको लिफ्ट करने के लिए 100 न्यूटन से ज़्यादा लगाना पड़ेगा, 101 न्यूटन 102 न्यूटन लगाना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये लिफ्ट होगा। बट अगर आपने मशीन का इस्तेमाल किया, इसको उठाने के लिए, तो क्या होगा, आप यहाँ पे एक लीवर, कोई चीज़ लीवर रखेंगे, ठीक, और एक आप यूज़ कर लीजिए एक वुडन प्लैंक, एक प्लैंक यूज़ कीजिए, फट्टा, और उस पे यहाँ पे आप फोर्स लगाइए। अब देखिए कि जो आप फोर्स नॉर्मली आपको इसको उठाने में जो मेहनत करनी थी, अब ये बहुत कम फोर्स पे ही ये आराम से उठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बात समझ में आ रही? चूंकि लीवर इधर रखना है, जितना ज़्यादा आप लीवर को इस बड़े वाले जिसको उठाना है उसके पास रखेंगे उतना इधर एफर्ट कम होगा। क्यों? क्योंकि ये अब मूवमेंट दे रहा है, ये मूवमेंट हो गया। कपल वाला जो चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो ये मूवमेंट दे रहा है। इस फलक्रम, इसको फलक्रम कहते हैं, फलक्रम, ये लीवर एक्शन देगा। तो ये जितना आप इधर लगाएंगे उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट क्रिएट करेगा इधर अराउंड फलक्रम। लेफ्ट हैंड मूवमेंट और राइट हैंड मूवमेंट दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो जितना आप इधर खींचेंगे उतना ये ऊपर जाएगा। तो जितनी आप ये दूरी रखेंगे इसकी, तो ये मूवमेंट दे रहा है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फलक्रम से। तो जितना ज़्यादा लंबा ये फट्टा हो उतना कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपको देना है वो फोर्स इंटू डिस्टेंस देना है। डिस्टेंस अगर बढ़ा दी तो फोर्स कम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो मतलब आपने मशीन का जब इस्तेमाल किया तो अब आपने एफर्ट कम लगाया उसी वेट को उठाने के लिए। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मशीन। क्लियर? वरना नॉर्मली आपको ज़्यादा लगाना पड़ता है। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने लोड पढ़ा और एफर्ट पढ़ा। थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज जो अभी हम बात कर रहे थे हैं कि हमें जो आपका वो है,
क्या कहते हैं, एफर्ट है, वो मशीन का यूज़ करने से आपका एफर्ट लोड से कम हो जाएगा, मतलब कम एफर्ट से हम ज़्यादा लोड उठा पाएंगे। बात समझ में आ रही? तो अब कम एफर्ट से जो आप ज़्यादा लोड उठा पाएंगे, इसी को मैकेनिकल एडवांटेज, आपको एडवांटेज मिला ना, फ़ायदा मिला। तो कितना फ़ायदा मिला उसी को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। कितना मैकेनिकली आपने एक मैकेनिकल डिवाइस यूज़ किया तो कितना मैकेनिकल एडवांटेज मिला, कितना फ़ायदा हुआ, उसी को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। सिंपल मशीन लगाने से कितना फ़ायदा हुआ, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है इसकी कितना आपने इनपुट दिया, एफर्ट दिया और कितना आउटपुट आपको मिला, इसी को कहते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज। इट इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। सिंपल, कुछ है नहीं। लोड एंड एफर्ट के रेशियो को ही मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली अगर इसको लिखना चाहेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड आपका W से डिनोट किया तो एफर्ट कितना हो जाएगा, P। ठीक है ना, तो W अपॉन P, ये आपका हो गया मैकेनिकल एडवांटेज। सिंपल, ठीक है, बात समझ में आई। अब चूंकि हम मैकेनिकल एडवांटेज, अब चूंकि हम यूज़ कर रहे हैं मशीन, तो याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। देखिए नोट में दो चीज़ें। अच्छा एक चीज़ और, ये इसके लिए भी यूनिट न्यूटन, इसके लिए भी यूनिट न्यूटन, तो दोनों यूनिट्स कट जाएंगी। ठीक है, तो एक चीज़ नोट में पहला लिखिएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज does not have any unit। बात समझ में आई? मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि यूनिट देखिए ऊपर नीचे दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी, कोई यूनिट इसकी नहीं होती है। इट इज जस्ट अ नंबर। इट इज जस्ट अ नंबर। इट इज जस्ट अ नंबर। और ये नंबर आपको बताता है कि आपको कितना गुना फायदा मिला उस मशीन को लगाने से। ये मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज देगा। आपने एक मैकेनिकल मशीन यूज की तो उस मैकेनिकल मशीन के कारण कितना एडवांटेज आपको मिला, तो एक नंबर देगा। इट इज जस्ट अ नंबर। 1 2 3 4 1.2 1.3 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है ना, तो जितना आया 1.5 आया मतलब 1.5 गुना फायदा हुआ। ठीक है ना, 1.5 गुना फायदा हुआ। 1 आया तो मतलब रेट और एफर्ट दोनों बराबर है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मशीन अगर आप लगाएंगे तो इसीलिए इसका जो सेकंड पॉइंट है, दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर सिंपल मशीन्स। हमेशा 1 से ज्यादा होगा सिंपल मशीन्स के लिए। मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से ज्यादा होगा। भाई 1 से ज्यादा होगा तभी तो एडवांटेज मिलेगा। 1.5 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कई बार ऐसा होता है ना। उसका सिंपल सा एग्जांपल समझने के लिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये कोई है और यहाँ पे हमने एक फिक्स कर दिया इस रोप को, और इस रोप को हमने, ठीक है, यहाँ पे हम P लगा रहे हैं और ये पुली से पास किया है इसको। ठीक है, और वेट यहाँ पे लटका हुआ, देख रहे हैं आप। तो अब देखिए आपने P लगाया, यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप एक साइड इस P को ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो ये वेट जो जाएगा, ये अगर X इधर, ये वाला थ्रेड आपने X उधर खींचा तो X इधर भी तो खींचेगा, तो टोटल पुली जो है वो 2X खींचेगी। ठीक है ना, तो सिंगल एफर्ट पे ये 2 गुना ऊपर करेगा। बात समझ में आई? भाई सिंपली अगर आप पुली से करते, जैसे इसी को उल्टा बनाते, पुली को फिक्स कर देते, ठीक है, और इस पे रोप लटकाते, तो जितना आप इधर से, जितना आप इधर से खींचते उतना ही ऊपर जाता, जितना इधर खींचते उतना ही ऊपर जाता, सेम, कोई अंतर नहीं पड़ता। बट यहाँ हमने मशीन का थोड़ा सा चेंज कर दिया, सिस्टम चेंज कर दिया। यहाँ हमने पुली को मूवेबल कर दिया। यहाँ पुली फिक्स है, ठीक है ना, यहाँ पुली फिक्स है, यहाँ हमने उसको मूवेबल कर दिया। मूवेबल करने से देखिए क्या हुआ, 2x हो गया, 2 गुना आपका एफर्ट बढ़ गया।
बात समझ में आ रही है? तो मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। और ये जस्ट नंबर होता है, ये कोई यूनिट नहीं होती, सिर्फ एक नंबर होता है ये बताने के लिए कि कितना गुना आपका फ़ायदा हुआ ये मशीन लगाने से, कितना गुना आपका एफर्ट रिड्यूस हो गया, है ना, कितना गुना एफर्ट कम लगाना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ध्यान रखिएगा इसकी कोई यूनिट नहीं होती नोट में, और हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। कहीं अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और गलती से आपको सॉल्व करते समय आपकी वैल्यू मैकेनिकल एडवांटेज की किसी मशीन की 1 से कम आ गई, तो तुरंत सचेत हो जाएगा कि आपने कहीं गलती की है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफाइंड टर्म है दैट इज वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। ये भी एक तरीका है, मैकेनिकल एडवांटेज की तरह ही ये भी एक रेशियो है, और ये भी वैसे ही डिफाइन किया जाता है। इसको कहा जाता है कि इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस traveled by effort and distance traveled by load, है ना। मतलब ये रेशियो होता है कि हमारा एफर्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और बाई कितना लोड ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस। बात समझ में आई? तो ये भी एक रेशियो होता है, ठीक है। V डॉट आर वेलोसिटी रेशियो। देखिए इन लोग के लिए कोई सिंबल अभी नहीं बनाया गया, इसको इसी नाम से जाना जाता है, कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं दिया गया है, तो बॉदर मत होइएगा कि कोई सिंबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी रेशियो y बाई एक्स, ठीक है। यहाँ y जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट। एफर्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जब आपने उस पर फोर्स लगाया तो कितना मूव किया। जैसे स्क्रू जैक की बात करें तो स्क्रू जैक कितना ऊपर गया, है ना। और x आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड, है ना। तो y बाई एक्स ये हो गया आपका v बाई। अब देखिए दोनों डिस्टेंस है तो इसका भी मीटर इसका भी मीटर, तो ये भी दोनों की यूनिट कोई भी रखिए आप, किलोमीटर रखिए, मीटर रखिए, सेंटीमीटर रखिए, mm रखिए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें भी आपको सेम नोट है जैसे मैकेनिकल एडवांटेज का था कि वेलोसिटी रेशियो डज नॉट हैव एनी यूनिट। इट इज अगेन वही चीज, इट इज जस्ट अ नंबर। ये भी जस्ट एक नंबर ही है, मतलब कितना गुना वेलोसिटी को बढ़ा देगा आपकी मशीन, यही आपको देखना है। बात समझ में आ रही है? कितना गुना वेलोसिटी को बढ़ा देगा। तो वी आर डज नॉट हैव एनी यूनिट, इट इज जस्ट अ नंबर, बिल्कुल उसी की तरह। और वी आर भी ग्रेटर देन 1 होगा फॉर सिंपल मशीन्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ एक रेशियो है, ये बताता है कि कितना गुना हमारी चीजें, कितना गुना हमारा एफर्ट कम हो जा रहा है मशीन के यूज करने से, कितनी वेलोसिटी हमारी, कम वेलोसिटी कम डिस्टेंस ट्रेवल कराना पड़ेगा हमारे एफर्ट को, ठीक है ना, जहां हम लगा रहे हैं। बात समझ में आई? तो ये वेलोसिटी रेशियो था। तो बस इसमें मेन चीज ये ध्यान रखिएगा कि दोनों की वैल्यू 1 से ज्यादा ही हमेशा आती है मशीन्स के लिए, और ये दोनों कोई यूनिट नहीं होती है। इंटरव्यू में कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, हाँ, एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना, ये कई बार पूछा जाता है आपसे। नेक्स्ट आपका जो डिफाइंड टर्म है वो है इनपुट, ठीक है। इनपुट, इट इज the product of, it is the product of force applied
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड, या इसी को एफर्ट कहेंगे, एफर्ट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड और एफर्ट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट। मतलब इनपुट क्या होता है, जो हम एफर्ट लगा रहे हैं, जो हम एफर्ट दे रहे हैं, मतलब हम एफर्ट का मतलब फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स की लगाने की वजह से कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, ठीक है, वो हमारा होता है इनपुट, ठीक है। तो इनपुट को भी आप सिंपल, कोई सिंबल नहीं है, ठीक है। इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट। एफर्ट को हम किससे डिनोट करते थे, P से, P इंटू मान लिया कि एफर्ट का मूवमेंट y। अभी माना था ना हमने कि एफर्ट जो है वो y डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऊपर था अभी पिछले वेलोसिटी रेशियो में, तो वही लीजिएगा P इंटू वाई। बात समझ में? तो ये हो गया फॉर्मूला आपके एफर्ट इनपुट का। सिक्स्थ है आपका आउटपुट, ठीक है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ load, it is the product of load and the distance traveled by load, ठीक है ना। लोड कितना है, लोड और उसके द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल की गई उसके प्रोडक्ट को हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है ना। आप इनपुट पे लगाएंगे, आप इनपुट पे फोर्स लगाए, उसके कारण इनपुट कुछ बढ़ा, उसने आउटपुट पे वो फोर्स ट्रांसमिट किया और उसको लिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसी को तो आउटपुट कहेंगे। इनपुट आपने दिया, आउटपुट अपने आप हुआ, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग हुआ, ठीक है ना। देयरफॉर आउटपुट इज इक्वल टू, आउटपुट कितना, W इंटू एक्स था ना डिस्टेंस उसका। बात समझ में? तो इनपुट आउटपुट है ये, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म देखिए 7th, एफिशिएंसी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी, ठीक है ना। कुछ नहीं होता, इट इज़ द रेशियो ऑफ, ये तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। मतलब हमने कितना दिया और उससे कितना आउटपुट जनरेट हुआ, इसी रेशियो को एफिशिएंसी कहते हैं। बात समझ में? इट इज डिनोटेड बाय ईटा, ठीक है। कई लोग ईटा न्यू कुछ भी कहते हैं। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। इसको फॉर्मूले आउटपुट का रखिए इसमें। तो आउटपुट का फॉर्मूला हमने अभी देखा था आउटपुट का फॉर्मूला W इंटू एक्स अपॉन इनपुट का फॉर्मूला P इंटू वाई। बात समझ में आई? तो अब आप दोनों को अलग कर लीजिए, W बाई P मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई वाई। W बाई P क्या होता है? W बाई P अगर आपको याद होगा तो ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। बात समझ में आई? और मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई वाई, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? y बाई एक्स, तो ये उसका उल्टा है, तो 1 बाई वेलोसिटी रेशियो। बात समझ में आ रही है? तो इफिशिएंसी क्या हो जाएगी? मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। और अगर परसेंटेज निकालना है आपको तो एफिशिएंसी परसेंट में अगर आएगी तो MA मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन VR इंटू 100, ये परसेंट आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट आ जाएगा। यहाँ भी अगर आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट, अगर आपको आउटपुट इनपुट दिया है तो आप निकाल सकते हैं न्यूमेरिकल में मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियोज दिए हुए तो भी आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक बार आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ये भी आता है कि फाइंड द रिलेशन
रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। ये आपसे क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन या फाइंड द रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको यही करना है। आप एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट, उसकी वैल्यू रखिए, यहाँ लीजिए, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए कि W बाई P इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, है ना, और Y बाई X इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। ये रख दीजिए और ये फॉर्मूला निकाल दीजिए। दिस इज द रिलेशन, यही रिलेशन है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। कई बार आपसे इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या रिलेशन होता है, लिखिए। तो आपसे वो प्रूफ नहीं मांग रहा है, आपको सीधे ये लिख देना है, ये सर ये होता है। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये एफिशिएंसी होती है। तो ये रिलेशन होता है दोनों में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी क्या होती है, और ये ध्यान रखिएगा कि एफिशिएंसी नोट अगर इसमें है तो एफिशिएंसी भी देखिए, मैकेनिकल एडवांटेज की भी कोई यूनिट नहीं होती है, वेलोसिटी रेशियो की भी कोई यूनिट नहीं होती है, तो आपकी एफिशिएंसी की भी कोई यूनिट नहीं होती है, आपने वैसे भी देखा होगा। तो ये भी एक नंबर होता है, ध्यान रखिएगा। एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 फॉर सिंपल मशीन्स अगेन। तो सारी चीज़ें जो तीनों में है वो कॉमन है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, सब में ये बात कॉमन है कि ये एक नंबर होते हैं, कोई यूनिट नहीं होती, और सिंपल मशीन के लिए 1 से ज़्यादा ही होते हैं। एफिशिएंसी तो वैसे भी 1 से ज़्यादा ही आएगी, है कि नहीं भाई? 60%, 20% की अगर बात करें तो ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और उसमें होती है कि जो वेलोसिटी रेशियो हमने बताया था, वो देखिए कई बार आता है कि सर उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, क्यों ऐसी बात कहेगी, नाम उसका वेलोसिटी दे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो वेलोसिटी रेशियो दिया जाता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड, वो कुछ नहीं है, वेलोसिटी, ये भी कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये वेलोसिटी का ही रेशियो होता है बेसिकली, कि एफर्ट की कितनी वेलोसिटी है उससे लोड में कितनी वेलोसिटी जनरेट हो रही है, इसी को हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। अब अगर आप वेलोसिटी ऑफ एफर्ट करेंगे तो वेलोसिटी क्या होती है भाई? वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन टाइम, और उसी टाइम में वेलोसिटी ऑफ लोड भी। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी। अब देखिए टाइम तो दोनों के लिए सेम होगा ना, उसी समय में कितना ये गया, उसी समय में ये, तो टाइम तो दोनों के लिए सेम, दोनों कट जाएगा। तो अल्टीमेटली आएगा क्या? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस। तो फॉर्मूला यहां से आया, उसी को डेफिनेशन बना दी गई। बेसिकली अगर आप देखें तो ये वेलोसिटी का ही रेशियो होता है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे और देखते हैं, और जो डेफिनेट टर्म्स है। ठीक है।